आज हम शिक्षा की दुनिया के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी पहलू पर बात करने वाले हैं। शिक्षण विधियां। ये वो तरीके हैं जो तय करते हैं कि ज्ञान एक शिक्षक से विद्यार्थी तक कैसे पहुंचता है, और सही मायनों में ये शिक्षा की पूरी प्रक्रिया की नींव हैं। तो चलिए इस पूरी चर्चा की शुरुआत एक सीधे सवाल से करते हैं। आखिर पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शिक्षा से जुड़े लोगों ने सदियों से सोचा है, और इसी सवाल के जवाब की तलाश में हम अलग-अलग शिक्षण पद्धतियों को समझेंगे। आज की हमारी चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षण विधियां होती क्या हैं, फिर हम शिक्षक केंद्रित विधि को समझेंगे, उसके बाद व्याख्यान विधि और व्याख्यान प्रदर्शन विधि पर गहराई से बात करेंगे, और आखिर में एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, शिक्षण विधियों को समझना असल में शिक्षा की पूरी प्रक्रिया को ही समझना है। ये सिर्फ कुछ तकनीकें नहीं है, बल्कि ये वो सोच है जो सिखाने के पूरे अनुभव को एक शक्ल देती है। तो शिक्षण विधियां आखिर हैं क्या? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो सारे तरीके और प्रक्रियाएं हैं जिन्हें एक शिक्षक अपनाता है ताकि कोई मुश्किल से मुश्किल विषय भी आसान और समझने लायक बन सके। इसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, ज्ञान को सभी के लिए सुलभ बनाना। अब मोटे तौर पर शिक्षण विधियों को दो बड़े हिस्सों में बांटा जा सकता है। हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे पहले प्रकार से, जो है शिक्षक केंद्रित विधि, यानी वो तरीका जहां ज्ञान के बहाव का केंद्र बिंदु खुद शिक्षक होता है। ये चार्ट देखिए, ये इस वर्गीकरण को कितनी आसानी से समझाता है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, दो मुख्य शाखाएं हैं, एक है शिक्षक केंद्रित और दूसरी है विद्यार्थी केंद्रित। आज हमारा पूरा ध्यान पहली वाली शाखा पर रहेगा। अच्छा, इन दोनों के बीच का जो मूल अंतर है वो जानना बहुत दिलचस्प है। शिक्षक केंद्रित तरीके में आप समझ लीजिए कि शिक्षक स्टेज पर मुख्य एक्टर है और विद्यार्थी बस दर्शक बनकर उसे सुन रहे हैं। दूसरी तरफ विद्यार्थी केंद्रित तरीके में विद्यार्थी खुद सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनते हैं और शिक्षक बस एक गाइड की तरह काम करता है। चलिए अब शिक्षक केंद्रित तरीकों में से सबसे पुरानी और सबसे जानी पहचानी विधि की बात करते हैं, व्याख्यान विधि, जिसे हम लेक्चर मेथड भी कहते हैं। ये शायद पढ़ाने का वो तरीका है जिससे हम सभी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर गुजरे हैं। इस विधि की जड़ें आप जानते हैं बहुत गहरी हैं। भारत में तो ये प्राचीन गुरुकुल परंपरा से जुड़ी है, जहां गुरु अपने शिष्यों को कहानियों, उदाहरणों और व्याख्यानों के जरिए ही ज्ञान देते थे। ये ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की एक मौखिक परंपरा रही है। इस विधि का पूरा सार, कह सकते हैं, इस एक लाइन में छिपा है। शिक्षक पूरी तरह से सक्रिय होकर जानकारी दे रहा है और विद्यार्थी का काम है बस उसे चुपचाप ग्रहण करना। ये एक तरह से वन वे कम्युनिकेशन है, जहां ज्ञान का बहाव सिर्फ शिक्षक से छात्र की ओर होता है। तो सवाल उठता है कि सदियों बाद भी ये तरीका इतना लोकप्रिय क्यों है, खासकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में? इसके कुछ ठोस कारण हैं। पहला, ये काफी किफायती है, मतलब कम खर्च में बड़ी बड़ी कक्षाओं को पढ़ाया जा सकता है। दूसरा, कम समय में ढेर सारी जानकारी दी जा सकती है। इससे शिक्षक के समय और ऊर्जा दोनों की बचत होती है, और किसी भी विषय को एक सिस्टमैटिक तरीके से पेश करने के लिए ये आज भी एक कारगर तरीका माना जाता है। लेकिन जैसा कि होता है, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। इसके कुछ गंभीर नुकसान भी हैं। इसे अक्सर अमनोवैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि ये हर छात्र के सीखने की अलग-अलग रफ्तार का ध्यान नहीं रखती। इसमें शिक्षक और छात्र के बीच बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं होती। और सबसे बड़ी कमी ये है कि ये रटने की आदत को बढ़ावा दे सकती है, समझने पर जोर कम हो जाता है। तो क्या व्याख्यान विधि के इन कमियों को दूर करने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, और यहीं पर एंट्री होती है व्याख्यान प्रदर्शन विधि की, यानी लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की। आप इसे पारंपरिक लेक्चर का एक बेहतर और ज्यादा दिलचस्प वर्जन कह सकते हैं। इस विधि का जो मूल विचार है वो बहुत सीधा है, सिर्फ बोलो मत, करके भी दिखाओ। इसमें शिक्षक अपने लेक्चर को और असरदार बनाने के लिए विषय से जुड़ी कोई चीज, कोई प्रयोग या कोई गतिविधि करके दिखाता है। इससे सुनने और देखने दोनों इंद्रियां एक साथ काम करती हैं।
इस तरीके को क्लास में लागू करने की एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले शिक्षक टॉपिक की प्लानिंग करता है, फिर जो दिखाना है उसकी तैयारी करता है। क्लास में पाठ का परिचय देने के बाद वो लेक्चर के साथ साथ प्रदर्शन भी करता है और अंत में मुख्य बातों को ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है। अब इस विधि के फायदे देखिए, जो इसे लेक्चर मेथड का एक मजबूत विकल्प बनाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक है क्योंकि यह छात्रों को सिर्फ सुनने के बजाय देखने और समझने के लिए भी प्रेरित करती है, जिससे उनकी भागीदारी बढ़ती है। ये सिद्धांत को व्यवहार से जोड़ती है, मतलब क्यों के साथ कैसे भी दिखाती है। खासकर विज्ञान या तकनीकी जैसे विषयों में जहां मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को समझाना होता है, ये विधि बहुत काम आती है। और सबसे अच्छी बात, ये बहुत कम लागत में ज़्यादा असर पैदा करती है। तो हमने दो बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षक केंद्रित विधियों को देखा। अब समय है कि इन सब को एक साथ रखकर देखें और समझें कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे परंपरा और आधुनिकता के बीच एक सही संतुलन खोजना। ये जो तुलनात्मक तालिका है, ये पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देती है। आप देखिए, जहां व्याख्यान विधि में छात्र पूरी तरह निष्क्रिय रहते हैं, वहीं प्रदर्शन विधि में वो सक्रिय हो जाते हैं। व्यवहारिक ज्ञान के मामले में प्रदर्शन विधि कहीं बेहतर है और इसका मनोवैज्ञानिक आधार भी ज्यादा मजबूत है। लागत दोनों की कम है, लेकिन फायदे साफ तौर पर प्रदर्शन विधि में ज्यादा हैं। तो यहाँ से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? वो ये कि शिक्षक केंद्रित होने का मतलब हमेशा एक ही पुराने ढर्रे पर चलना नहीं है। ये विधियां भी समय के साथ विकसित होती हैं। हमने देखा कि कैसे व्याख्यान प्रदर्शन विधि ने पारंपरिक लेक्चर में सुधार करके उसे ज्यादा आकर्षक और व्यावहारिक बना दिया। ये दिखाता है कि सीखने की प्रक्रिया को निष्क्रियता से सक्रियता की ओर ले जाया जा सकता है, भले ही शिक्षक केंद्र में क्यों ना हो। और अंत में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है। आज के डिजिटल युग में जहां हमारे पास इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी और अनगिनत ऑनलाइन संसाधन है, इन पारंपरिक शिक्षक केंद्रित तरीकों की क्या कोई भूमिका बची है? क्या इन्हें पूरी तरह से नए तरीकों से बदल देना चाहिए, या फिर क्या इन्हें आज के आधुनिक उपकरणों के साथ मिलाकर एक ज्यादा शक्तिशाली हाइब्रिड मॉडल बनाया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। हम मानव वृद्धि और विकास के उन जरूरी सिद्धांतों को जानेंगे जो किसी भी शिक्षक के लिए समझना बेहद जरूरी है। आखिरकार एक बच्चे को सिखाने से पहले ये जानना तो पड़ेगा ना कि वो सीखता कैसे है, बदलता कैसे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सदियों पुराने सवाल से। एक इंसान असल में बनता कैसे है? क्या सब कुछ उसके जीन्स यानी उसकी प्रकृति में पहले से तय होता है, या फिर उसका माहौल, उसका परिवार, उसके दोस्त यानी उसका पोषण उसे आकार देता है? ये मनोविज्ञान की सबसे बड़ी बहसों में से एक रही है और आज हम इसी के गुत्थी सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस बड़ी पहेली को समझने के लिए हमें सबसे पहले दो शब्दों का फर्क समझना होगा। ये दो शब्द हैं अभिवृद्धि और विकास। सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन असल में इनके मतलब में जमीन आसमान का फर्क है। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये अंतर है क्या। देखिए, अभिवृद्धि, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, वो चीज़ है जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं। मतलब ये वो बदलाव है जो शरीर में होते हैं, जैसे किसी बच्चे का कद बढ़ना, उसका वजन बढ़ना। ये सब क्या है? ये मात्रात्मक बदलाव है जिन्हें हम नंबरों में बता सकते हैं। और दूसरी तरफ है विकास यानी डेवलपमेंट। अरे ये तो पूरी कहानी है। ये सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। विकास का मतलब है इंसान के हर पहलू में बदलाव, उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसका लोगों से मिलना जुलना। ये गुणात्मक है और सबसे बड़ी बात, ये कभी रुकता नहीं है। ये तो माँ के गर्भ से शुरू होकर जिंदगी के आखिरी पल तक चलता रहता है। तो सीधी सी बात यह है कि अभिवृद्धि यानी ग्रोथ विकास का बस एक छोटा सा हिस्सा है। जैसे किसी की लंबाई एक उम्र के बाद बढ़नी बंद हो जाती है ना? मतलब अभिवृद्धि रुक गई, लेकिन क्या उसका सीखना, सोचना, महसूस करना बंद हो जाता है? नहीं, क्योंकि विकास तो चलता ही रहता है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ सिर्फ शारीरिक बदलाव और दूसरी तरफ शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सब कुछ। तो ये हमें बताता है कि विकास कोई एक चीज नहीं, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही गहरी प्रक्रिया है। अब ये जो विकास की यात्रा है ना, ये कोई सीधी सड़क नहीं है। इसमें कई पड़ाव आते हैं, कई मंजिलें आती हैं, और मनोवैज्ञानिकों ने इसी यात्रा को बेहतर समझने के लिए इसे कुछ खास अवस्थाओं में बांटा है। तो मोटे तौर पर इस सफर के 4 बड़े हिस्से हैं।
पहला है शैशव, जो जन्म से लेकर लगभग 5 साल तक चलता है। उसके बाद आता है बाल्यावस्था का दौर, 6 से 12 साल तक। फिर वो तूफानी दौर, जिसे किशोरावस्था कहते हैं, 12 से 18 साल। और फिर प्रौढ़ावस्था। चलिए पहले पड़ाव को थोड़ा करीब से देखते हैं, शैशव। इस दौर में रफ्तार बहुत तेज होती है, खास तौर पर शारीरिक विकास की। बच्चे यहाँ सब कुछ नकल करके सीखते हैं, मतलब अनुकरण से। उन्हें जो दिखता है वो वही सीखते हैं, और एक शिक्षक का व्यवहार वो तो उनके लिए पहली किताब जैसा होता है। इसके बाद आता है बाल्यावस्था का दौर। यहाँ शरीर की रफ्तार थोड़ी थमती है, लेकिन दिमाग की रफ्तार वो तो तूफानी हो जाती है। जिज्ञासा अपने चरम पर होती है। बच्चे सवाल पूछते हैं, ये क्यों होता है, वो कैसे होता है। और एक टीचर के लिए ये जिज्ञासा किसी सोने की खान से कम नहीं। सही माहौल मिले तो उनकी क्रिएटिविटी को पंख लग सकते हैं। और फिर किशोरावस्था, वो दौर जिसे तूफान और तनाव का समय भी कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं। शरीर और मन दोनों में जबरदस्त बदलाव आते हैं। दोस्त ही सब कुछ लगने लगते हैं। वो ऐसी चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं जिन्हें छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, यानी अमूर्त चिंतन। इस तूफान के बीच एक टीचर ही वो गाइड बन सकता है जो उन्हें सही दिशा दिखाए। तो हमने ये पड़ाव तो देख लिए, लेकिन सवाल ये है कि इन पड़ावों पर किसी की यात्रा कैसी होगी, ये कौन तय करता है। और बस यहीं हम घूमकर अपने पहले सवाल पर वापस आ जाते हैं, प्रकृति बनाम पोषण, यानी वंशानुक्रम और वातावरण। देखिए, मनोविज्ञान अब ये साफ कहता है कि ये कोई या वाली लड़ाई नहीं है। ऐसा नहीं है कि या तो वंशानुक्रम जीतेगा या वातावरण। नहीं, ये और वाली साझेदारी है। विकास इन दोनों के गुणनफल का नतीजा है। सोचिए, अगर दोनों में से कोई भी एक शून्य हो तो नतीजा क्या होगा? शून्य। मतलब विकास के लिए दोनों ही बेहद जरूरी हैं। माहौल की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है, इस पर मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन ने एक बहुत ही, कह सकते हैं, डाटा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे बच्चे दे दो और मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूं। हालांकि आज हम जानते हैं कि वंशानुक्रम भी उतना ही जरूरी है, पर यह बात माहौल के जबरदस्त असर को जरूर दिखाती है। और ठीक यहीं पर एक टीचर की भूमिका किसी जादूगर से कम नहीं होती। अगर हर बच्चा एक बीज की तरह है जिसमें असीम संभावनाएं हैं, तो टीचर वो माली है जो सही माहौल देता है, सही पोषण देता है, ताकि वो बीज एक सुंदर पौधे के रूप में खिल सके। तो चलिए देखते हैं कि इस माली के पास कौन से औजार होने चाहिए। डॉक्टर बीके पासी ने ऐसे ही कुछ जरूरी कौशलों के बारे में बताया है, जैसे सही सवाल पूछने की कला, मुश्किल चीज़ों को आसान करके समझाना, बच्चों को शाबाशी देकर प्रोत्साहित करना, ब्लैक बोर्ड का सही इस्तेमाल, और सबसे ज़रूरी, पाठ को एक सही मोड़ पर ख़त्म करना। ये एक कुशल शिक्षक के सबसे बड़े हथियार हैं। लेकिन सिर्फ औजार ही काफ़ी नहीं होते हैं ना, औजार चलाने वाले में भी तो कुछ बात होनी चाहिए। एक अच्छे टीचर में कुछ खास गुण होते हैं। उनकी आवाज़ साफ होती है, बच्चों से उनका दोस्ताना रिश्ता होता है, क्लास का माहौल हमेशा खुशनुमा रहता है, और हाँ, अपने विषय पर उनकी पकड़ ज़बरदस्त होती है। तो ये सब जानने के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। एक टीचर के लिए असली चुनौती क्या है? क्लास में बैठे हर बच्चे के मन को, उसके विकास के सफ़र को समझना, या फिर उन अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से खुद को हर दिन हर पल बदलते रहना, ढालते रहना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर टीचर अपनी पूरी ज़िंदगी खोजता है। इस पर सोचिएगा ज़रूर। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।